अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज जब आपसे बात हो रही है तो इन 2-3 दिनों के दरमियान काफ़ी कुछ हो चुका है और नई नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। आज उन्हीं के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा इस पूरे हफ्ते में ही और ख़ास तौर पर पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ थी आर्मी चीफ़ के हवाले से, और एक दफ़ा फिर से एक्सटेंशन की जो बाज़गश्त थी वो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी और ये कहा जा रहा था कि शायद दोबारा से आर्मी चीफ़ को कुछ एक्सटेंशन वगैरह देकर मज़ीद उनको काम करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कहा जाएगा। और इसके मुतालिक काफ़ी ख़बरें आ रही थी, दोनों अतराफ़ से हम सुन रहे थे कि जी एक्सटेंशन मिल भी सकती है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद नहीं मिल सकती। लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो हंगामी दौरा था उसमें क्या तय पाया, कैसे तय पाया, उसके हवाले से आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ एक ये अफसोसनाक ख़बर कि जो हमने देखी एक दिन पहले कि जिस तरह से कौम तो बेचारी खुशियां मना रही थी कि चलिए कोई हवा का ठंडा झोंका हमें मिला, कोई खुशी की खबर कहीं से नज़र आई, कोई हमें उम्मीद की किरण फूटती दिखी कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि मौजज़ाती तौर पर सेमीफ़ाइनल में पहुंचा बल्कि सेमीफ़ाइनल को बड़ा एकतरफ़ा मुकाबले के बाद जीत कर वो फ़ाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया। तो पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के इस मैदान से आने वाली अच्छी खबर पर खुशियां मना रही थी कि इसी दौरान अरशद शरीफ साहब पर, शहीद साहब पर जो शहादत से पहले टॉर्चर हुआ और बेईमाना टॉर्चर हुआ, वहशियाना टॉर्चर हुआ, उसके हवाले से जो खबर सामने आई, जो तस्वीर सामने आई, उसके ऊपर जो है एक दफ़ा फिर से पूरा जो मुल्क है वो सोगवार हो गया और एक दफ़ा फिर से वही कैफियत जो कि उनकी शहादत के वक्त खबर मिली थी, जिस तरह वो हुई थी, उसी तरह की कैफियत फिर से महसूस होने लगी। उनकी ये तस्वीर क्या बताती हैं, कौन सी अहम 3 चीज़ें हैं जिसको वो इंडिकेट करती हैं और कौन सी थेरीज़ को वो गलत साबित करती हैं। DGISI और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, उनकी जो मालूमात है उनको कैसे रद्द करती हैं, इसके हवाले से भी आपको हम बताएंगे। और थोड़ा सा बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च जो फिर से शुरू हुआ है उसके ऊपर अब क्या सियासत हो रही है और क्या उसका फ्यूचर है। तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ के हवाले से बात हो जाए। बहरहाल अब क़यास आराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि अब बाकायदा आर्मी चीफ के जाने की खबर ISPR ने इसकी तस्दीक इस तरह से कर दी है कि उनकी जो मुख्तलिफ गैरिजन में दौरे हो रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, उनके हवाले से उसने क्लियरली बता दिया कि ये उनकी अलविदाई मुलाकातें हैं, अलविदाई दौरे हैं, अलविदाई मीटिंग्स हैं। मुख्तलिफ गैरिजन्स में वो जो मिल रहे हैं जवानों से, अफसरान से, मुख्तलिफ कोर्स का दौरा कर रहे हैं, तो उससे अब यही उन्होंने बताया कि इनको फिर फेयरवेल मीटिंग्स ही कहा जाए और ये अब वो अलविदाई दौरे कर रहे हैं। तो इस एक जो तासुर को अब उन्होंने यकसर नफ़ी कर दिया, उसकी मुस्तरद कर दिया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोई मज़ीद यहाँ पर आर्मी चीफ के अहदे पर तैनात नहीं रहेंगे। कहानी है कि बहुत ज़्यादा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर प्रेशर था पिछले चंद दिनों से, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब पर फायरिंग का वाक़या पेश आया उसके बाद जिस तरह से चीज़ें हो रही थीं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी। एक तो ये कि जो PTI के मुख्तलिफ कारकुनान सड़कों पर निकल आए, उन्होंने एहतजाज किया, रास्ते ब्लॉक किए, एक तरह से मुहासरा कर लिया इस्लामाबाद का मुख्तलिफ जगहों से, और पिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह से रोड ब्लॉक हुए उसकी वजह से जो ओवरऑल एक तासुर मिलने लगा वो ऐसे कि जैसे जो मुल्क है वो मफलूज हो रहा है। काम जो होता है, जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो उस तरह से नहीं चल रहे, तो उससे ये तासुर मिला कि ये जो मामलात है कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, ये जो हालात हैं ये ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और इससे पहले हमने ये भी देखा कि एहतजाज के दौरान जिस तरह से लोगों ने कैंट्स का रुख किया, कोर कमांडर्स हाउस का रुख किया, तो उससे भी एक बहुत ज़्यादा जारहाना मूड जो था वो आवाम का नज़र आ रहा था। तो इस सारी सूरत हाल के बाद भी हमने देखा कि एक अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और ये बड़ा एक गैर मामूली मौका था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आमतौर पर जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो उसकी एक वीडियो भी रिलीज़ की जाती है, अगरचे वो साउंडलेस वीडियो होती है, उसमें कोई ऑडियो तो हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन एक वीडियो होती है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अहम जो मामलात हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया। बॉडी लैंग्वेज भी आप देखते हैं, प्रेजेंस देखते हैं, कौन कौन लोग मौजूद थे। लेकिन इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की कोई वीडियो भी नहीं आई और ना ही कोई एलामिया जारी किया गया, वरना एक रस्मी सा ही सही एक एलामिया ज़रूर जारी कर दिया जाता है जिसमें यकीनी तौर पर ये तो नहीं हम कह सकते कि 100% सिर्फ उन्हीं मामलात पर बात होती है, बहुत सारे मामलात पर बात होती है, लेकिन
बहरहाल एक बहुत मुख्तसर सा एलामिया जो है वो जारी किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा वो भी जारी नहीं किया गया। लेकिन करीने क़यास ये हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हालात का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया और उसमें खुलकर तमाम मौज़ूआत और ख़ास तौर पर जो सियासी हालात हैं, खान साहब का लॉन्ग मार्च है, खान साहब पर हमले का मामला है, अरशद शरीफ साहब का जो मामला है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। सब ने खुलकर इज़हार ख़याल किया, बड़ा इसमें ठीक ठाक खुलकर बोला गया और हर तरह से जो राय थी वो सामने आई। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो चीज़ें थी बड़ी तेज़ी से डेवलप हुई और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भागम भाग अचानक चले गए लंदन। वहाँ पर उनका ये निजी दौरा जिसमें उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी थी और उसमें दो चीज़ें थी बुनियादी तौर पर जिन पर बातचीत हो रही थी। नंबर 1 कि आर्मी चीफ़ को क्या एक्सटेंशन दी जाएगी या फिर नया आर्मी चीफ़ आएगा और अगर आएगा तो कौन होगा, और दूसरा यही मामला कि क्या असेंबलियाँ डिज़ोल्व की जाएंगी, वक्त से पहले इंतखाबात के हवाले से क्या इमरान खान साहब को इंगेज किया जाएगा, उनसे कोई बातचीत की जाएगी या नहीं। इन दोनों ही मामलात पर मियाँ साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए साफ साफ कह दिया है कि ना तो आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी जाएगी और ना ही इमरान खान साहब से कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से बातचीत की जाएगी। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि जनाब बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन लेते हुए कि किसी तरह की कोई बातचीत भी नहीं करेंगे वो और ना ही आर्मी चीफ़ को कोई एक्सटेंशन देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन भी ज़ेरो गौर थी जो इमरान खान साहब ने भी दी थी, जिस पर शहबाज शरीफ साहब भी कदरे लग रहा है कि जैसे आप कह सकते हैं एग्री कर रहे थे कि आर्मी चीफ़ को चंद माह की कम से कम एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए। लेकिन मियाँ साहब ने इसको बिल्कुल खारिज-ए-इम्कान करार दिया और उन्होंने बिल्कुल हतमी फ़ैसला करते हुए कहा कि आर्मी चीफ़ को मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों का ये भी बताना है कि इस मौके पर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हुई और मियाँ साहब इस हद तक इसमें सख्तगीर मौक़िफ़ रखे हुए थे, जैसे शहबाज शरीफ साहब जब उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी हालात हो सकते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, तो उस पर मियाँ साहब ने कहा कि भले मार्शल लॉ लगता है लगे, भले जो मर्जी हालात हों, भाड़ में जाए सब कुछ, लेकिन ना तो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन होगी और ना ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात होगी। दोनों चीज़ों पर इमरान खान साहब को बिल्कुल नो कहना है और उनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत में नहीं जाना चाहिए। मियाँ साहब ने जब फैसला कर लिया, ये खबर आ गई, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से तमाम तर क़यासराइयाँ दम तोड़ गई। अब नए आर्मी चीफ़ के ऊपर भी तकरीबन नाम फाइनल है। बहुत सारे नाम वैसे तो आ रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ यही है कि कोई ऐसा ही नाम हो जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो, ना एक साइड का हो ना दूसरी साइड का हो, बल्कि कोई प्रोफेशनल ऐसा नाम मेरिट पर हो, सीनियरिटी पर हो, जिसके हवाले से किसी को भी एतराज़ ना हो और उसको कोई मुतनाज़ ना बनाए, क्योंकि ये बहुत अहम पोस्ट है पाकिस्तान के लिए। सिक्योरिटी के मामलात हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, उनको देखते हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें पहले ही हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर स्टार्ट हो चुकी हैं और जिसकी वजह से ये जो तैनाती है काफ़ी कंट्रोवर्शियल होती चली जा रही है और जितना इसमें डिले आ रहा है ये उतनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती चली जा रही है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि बहरहाल आर्मी चीफ़ जा रहे हैं। आर्मी चीफ़ जाने से पहले कुछ भी जो मामलात फैले हुए हैं उन्हें समेट कर नहीं जा रहे हैं और ऐसा ही बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि ये सारा जो मामला है, जो सारा चैलेंज है, ये नए आर्मी चीफ़ के ऊपर ही एक बोझ होगा कि उन्होंने इससे कैसे निपटना है, वो भी उस सूरत में जब उसी एंड टाइम पर खान साहब भी अपने मार्च के साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ पहुँच चुके होंगे। दूसरी जो चीज़ है जनाब अरशद शरीफ साहब का मामला, वो बहुत ज़्यादा एक दर्दनाक सूरत हाल लिए हुए है। आर्मी चीफ़ के बिहाफ पर, बल्कि यूँ कह लें कि DGISPR और DGISI ने जो बज़ाहिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरशद शरीफ साहब के मामले पर, उस पर उन्होंने कैटेगोरिकली 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने केनियन पुलिस का हवाला दिया कि जी उन्होंने कहा है कि ये तो शनाख्त में गलती की वजह से जो है ये गलती से ये वाक़या पेश आया है, तो उसको रेफ़र करना इज़ दैट कि आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि अभी इन्वेस्टिगेशंस हुई नहीं थी और उसकी इंडोर्समेंट क्यों की गई। दूसरी जो चीज़ थी कि जब वो वाक़या जिस तरह से आया था सामने, उसी वक्त एक आम देखने वाला, हम जैसा सहाफ़ी भी जो ज़रा सा भी 1-2 चीज़ों को और मामलात पहलुओं से देखेगा तो वो भी सवाल उठा सकता है कि जो बताया जा रहा है वो मामला है नहीं। तो फिर इतने बड़े लेवल पर आकर उस चीज़ को इतना सादा बयान कर देना, ये बड़ा एक आयरॉनिकल सी स्टेटमेंट थी आर्मी DGISI की जानिब से कि जी ये इस तरह से है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब उनकी जान को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। तो इनके दोनों ये जो स्टेटमेंट्स थे ये रद्द साबित हो गए हैं आने वाले दिनों में।
पहली बात तो ये कि जाहिर है कि जिसने जाकर उन्हें वहाँ पर मारा, पहले तो ये साबित हो गया कि उन्हें मारा गया है, उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें शहीद किया गया है। और ये बात अब खुली है बिल्कुल, क्योंकि जो केनियन पुलिस है वो बिल्कुल उसमें उसके मौक़िफ़ बदलते रहे हैं। ना गाड़ी वो थी जिसको सस्पेक्ट किया गया, ना उसमें कोई उस तरह का सीन नज़र आया जिस तरह से है। अब तो ये भी पता चल गया है कि खड़ी गाड़ी पर जो बुलेट्स हैं वो मारी गई, यानी कह सकते हैं आपकी क्राइम सीन, बाद में क्राइम सीन जो है वो बनाया गया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें तो पहले ही से ही मंजर पर आ रही थी, जिससे ये शकूक व शुबहात जन्म ले चुके थे कि ऐसा मामला है नहीं। लेकिन उसके ऊपर मज़ीद अफसोसनाक पहलू ये कि जो तस्वीर आई हैं जिसमें तशद्दुद साबित हुआ है कि जी अरशद शरीफ साहब को पहले तशद्दुद किया गया, तो इसका मतलब तो यही है कि किसी ने बाकायदा पहले उन्हें अगवा किया, या आप कह लें हब्से बेजा में रखा, और उसके बाद वहाँ पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इंतहाई करीब से उन पर गोलियाँ मारकर उनकी जान ले ली गई। और ये अफसोसनाक बेईमाना तशद्दुद किया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो भी अहले खाना को नहीं दी गई, उनके बारहा इसरार के बावजूद नहीं दी गई। और उसके बाद जिस तरह से वो एक टीवी एंकर कामरान शाहिद साहब के पास रिपोर्ट पहुंची और उन्होंने उसको फिर बग़ैर फैमिली की इजाज़त के ना सिर्फ पब्लिक कर दिया तस्वीर को, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई, तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ गए। इससे ये तो नंबर 1 पता चल गया कि शहीद किया गया बाकायदा प्लानिंग के तहत। नंबर 2 ये कि टॉर्चर करने का क्या मकसद होता है। 3-4 ही मतलब होते हैं किसी को जब टॉर्चर किया जाता है। देखिए, अगर किसी को सिर्फ टारगेट करना हो तो गोली मार के भी मारा जा सकता है, लेकिन टॉर्चर करने का क्या मतलब होता है। 3-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। या तो कोई बंदा कि ऐसी बीमारी का साइकोलॉजिकली शिकार है कि जहाँ पर उसे दूसरे को तकलीफ़ देकर टॉर्चर करके उसको कुछ ज़हनी सुकून मिलता है, या तो कोई इस तरह की चीज़ होती है। दूसरा वजह ये होती है कि जब आप किसी से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो आप उसको मारते हैं कि बताओ जो वो आता उगलवाना चाह रहे हो। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप कोई टेरर फैलाना चाह रहे हैं, कोई अपनी मैसेज दूसरों के लिए देना चाह रहे हैं कि भाई देखो अगर आप इस तरह करोगे तो आपके साथ भी ये होगा। और ये हमें लग रहा है कि इसका ये एक एलिमेंट है, जिस तरह से ये चीज़ें बाद में लीक हुई हैं। अगर ये चीज़ इस तरह से लीक ना होती, ये तस्वीर इस तरह से लीक ना होती, तो फिर हम कहते हैं कि शायद ये वजह ना हो। लेकिन जिस तरह से ये हुआ है उससे तो ये तासुर मिल रहा है कि ये बाकायदा एक टेरर फैलाने की कोशिश है। आज़म सवाती साहब की वीडियो भी जो लीक होना है उसमें भी यही बज़ाहिर नज़र आता है कि कुछ मैसेजेस जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं कि चुप कर जाओ। और इस तरह के मामलात के बाद फिर चीज़ों को बग़ैर फैमिली की इजाज़त के इस तरह से लीक करना, उससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं फिशी है जिसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। और जो यहाँ पर कीनिया में भेजी भी गई थी यहाँ से इन्वेस्टिगेटिव टीम, उसकी भी ना तो उन पुलिस एहलकारों से मुलाकात कराई गई है जिन्होंने गोलियां चलाई, ना ही उन्हें उस तरीके से बहुत सारी चीज़ों तक रसाई दी गई जो वो चाह रहे थे। और लेकिन जो 2 अहम लोग जिनके पास रुके हुए थे, अब वो सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन है कि वो क्या बताते हैं। तो ये वो एक चाबी है जहाँ से ये ताला खुलेगा, लेकिन ये ताला इतना भी मुश्किल नहीं है खोलना, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। सबसे हैरान कुन बात ये कि उनकी फैमिली को क्यों इतना आउट रखा जा रहा है इस सारे मामले में, इन्वेस्टिगेशन में, जो कि हर चीज़ से बाखबर थी, लेकिन उनको बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन क्यों ये रिलीज़ किया गया, कैसे, ये खुद एक आपस में एक इटसेल्फ एक कहानी है जो आपको बता देगी कि इसके पीछे कौन है कि जो नहीं रिलीज़ करना चाह रहा था, किसने फिर जानबूझ के रिलीज़ करवाई। तो ये सब चीज़ें जो हैं लोग अपने अपने मकासद के लिए इस वक्त हमें इस्तेमाल करते हुए अफसोसनाक तरीके से नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर इंतहाई दिल दुखी हो गया, ये तमाम चीज़ें देख के ज़ख्म ताज़ा हो गए। बाकी ये कि अब ये जो बात हो रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसमें भी बहुत सारे, अच्छा एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने देखा सोशल मीडिया पर, कि जी क्यों नहीं उनकी फैमिली ने गुस्ल देते हुए या फ्रेंड्स ने जिन्होंने मैयत रिसीव की, उन्होंने क्यों नहीं टॉर्चर की बात की। तो जब मैंने अरशद शरीफ साहब की ख़ुद भी पहली वो तस्वीर देखी जिसमें उनको गोली लगी हुई थी, तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि उनकी आँख पे नील पड़ा हुआ था, निशान था उनकी जो बाईं आँख पर, और चेहरे पे वो साफ वाज़े नज़र आ रहा था जो उनकी वहाँ की तस्वीर थी मुर्दा खाने से जो भेजी गई थी। लेकिन मैं ख़ुद इस बात पे हैरान थी कि अगर गोली लगी है तो ये नील क्यों पड़ा हुआ है उनकी आँख पर। लेकिन मुझे लगा कि मैं कौन सा कोई इतनी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, हो सकता है कि बहुत ब्लीडिंग की वजह से आँख नीली हो गई हो, इस वजह से कुछ ऐसा हो गया। लेकिन वो अब चीज़ खुलकर सामने आ रही है। इमरान रियाज खान साहब ने जो उसके फ़ौरन बाद वीलॉग किया था, उन्होंने एक उसमें बात बताई थी कि जो उनको केमिकल लगा दिया गया बॉडी को, जब अभी वो वहीं पर थी बॉडी, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा देर जब बॉडी रखनी होती है तो उसको फिर प्रिजर्व तो करना पड़ता है,
और उसके बाद फिर उस केमिकल के बाद उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, वहाँ पे ही उनको गुस्ल दे दिया गया था और केमिकल्स लगा दिए गए थे, कफन पहना दिया गया था। यहाँ पर जब आता है तो आप हल्का सा एक फेस से अनकवर करके आखिरी दीदार कर लेते हैं शहीद का, लेकिन ये तो नहीं होता कि सबके सामने पूरी बॉडी आप तो नहीं खोल देते। दूसरा, ये पोस्टमार्टम जब करवाया गया फिर वो उन्होंने सारी चीज़ों को खोल के देखा और फिर मज़ीद उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, जो कि फिर बाद में अभी आपने जिसकी तफसीलात सुनी। तो ये जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे तो इसमें यही वजह नज़र आती कि जब वहाँ पर ही उनका सारे मामलात कर दिए गए थे तो सब ने यहाँ पर बॉडी खोल खोल के नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी बहरहाल फेस पर जो उनकी आँख पर निशान था वो बहरहाल वहाँ पर मौजूद था, जो कि हमें उस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है और जिसने भी आखिरी दीदार किया होगा उसको भी दिखा होगा। लेकिन बहरहाल ये अब सारी चीज़ें हैं, बहुत ओपन भी हैं, लेकिन इन पे बहुत कुछ कवर करने की कोशिश भी की जा रही है। अल्लाह करे कि ये मामलात सही तरह से चलें। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करनी थी, लेकिन अब वक्त तवील हो रहा है तो फिर आगे उस पर चल के बात करेंगे। लॉन्ग मार्च अभी चल रहा है, लेकिन हमें पहली दफ़ा पता चला है कि लॉन्ग मार्च में सड़कें बंद करने से लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। इससे पहले बिलावल ने लॉन्ग मार्च किए हों, जमीयत उलमा इस्लाम ने किए हों, नवाज़ लीग ने किए हों, क्लर्क्स ने किए हों, किसानों ने किए हों, किसी ने भी किए हों, लेकिन उससे पहले आपको पता है कभी सड़कें बंद करने से किसी को तकलीफ नहीं होती थी। आज हमें पहली दफ़ा पता चलने लगा जब पीटीआई ने लॉन्ग मार्च किया है। तो बड़े हमें जो कहते हैं ना कि जो मैं इसके हक में नहीं हूँ कि सड़कें बंद की जाए, लेकिन मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि लोग किस तरह से चीज़ों को प्ले अप कर रहे हैं हमारे मुल्क में, हर चीज़ को किस तरह से नेगेटिविटी जो है वो इस वक्त एक जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। इस पर फिर तफसील में बात करेंगे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।